Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see a new topic of MSN, that is otalgia. So, before we start, first of all, we have to know what is the meaning of otalgia. तो अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें तो it is divided into the two part, that is otos and algia. Okay. तो algia means होता है pain, right? And otos means होता है ear. So you can say that it is a disease of the ear pain, right? ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सब चीज़ें, that is introduction, definition, types, causes, investigation, treatment, nursing diagnosis, etc. Okay. तो आई थिंक आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि ओटैल्जिया के बारे में हम लोग देखने वाले हैं. तो ओटोस जो है वो ईयर है, एल्जिया मीन्स पेन होता है. तो ईयर में जो पेन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, कैसे हो रहा है. तो सबसे पहले थोड़ा, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो ईयर है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है, राइट. फर्स्ट आपका ये वाला पार्ट जिसको आप टच कर सकते हो, चाहे आप बाहर से टच करो, चाहे आप फिंगर इंसर्ट करके टच करो, ठीक है. तो जो पार्ट आप टच कर सकते हो दैट इज योर एक्सटर्नल ईयर, ठीक है. तो हम लोग ये वाला पार्ट भी टच कर सकते हैं और ये वाला इंटरनल एरिया भी टच कर सकते हैं जब हमें इंटरनल ईयर में ईयर के अंदर ईचिंग होती है. तो इन दोनों पार्ट्स को हम बोलते हैं दिस इज योर पिन्ना एंड दिस इज एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, ठीक है. तो ये दोनों मिल करके आपका एक्सटर्नल ईयर बनाते हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं. अब जो बीच में पार्ट है ऑब्वियसली हम उसे मिडिल ईयर कहेंगे. तो मिडिल ईयर आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जहाँ से आपका एक्सटर्नल ईयर एंड होता है. तो एक्सटर्नल ईयर हमारा यहाँ पर एंड हो गया, तो डैट मीन्स कि आपका मिडिल ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा, इस वाले पोर्शन से स्टार्ट होगा. तो ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन है आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं. ईयर ड्रम जो कि हिंदी में हम उसे कान का पर्दा बोलते हैं. तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यहाँ से आपका मिडिल पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, डेट इज योर मिडिल ईयर. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच 3 बोन्स हमारे अंदर होती हैं ईयर के अंदर, डेट इज MIS. MIS से आपको याद रहेगा इसका सीक्वेंस, M फॉर मेलिस, I फॉर इनकस एंड S फॉर स्टेपिस. एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दूं कि स्टेपिस आपकी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है. तो ये जो 3 बोन्स हैं हमारी और ये जो हमारा कान का पर्दा है ये हमारे बीच का एरिया बनाता है, डेट इज योर मिडिल ईयर. अब आ जाते हैं लास्ट पोर्शन में. तो ये है आपका इनर ईयर जो कि आपके कॉक्लिया एक शेल लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है. ऑडिटरी नर्व, ये एक तरह की नर्व है जो कि आगे चल के आपके ब्रेन से अटैच होती है और आपके ब्रेन के सिग्नल को कैरी करने में और आपको सुनाई देने में हेल्प करती है. साथ ही साथ इतना एरिया आपका इंटरनल ईयर कहलाता है. आई थिंक आपको ईयर के एनाटॉमी क्लियर हो गई होगी. तो हमारा ईयर 3 पार्ट में डिवाइड है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर. चलिए अब हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हमारा ये जो वर्ड है ओटैल्जिया ये 2 पार्ट में डिवाइड है, बट ये निकला कहाँ से, ये निकला है आपके ग्रीक वर्ड से. इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज ओटोस एंड एल्जिया. ओटोस मीन्स ईयर, एल्जिया मीन्स पेन, ठीक है. तो कह सकते हैं कि ईयर पेन किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, चाहे वो एक्सटर्नली कोई प्रॉब्लम हुई हो, चाहे वो ईयर के इंटरनल में कोई प्रॉब्लम हुई हो. अगर मेनली ईयर में, चाहे वो एक्सटर्नल ईयर हो, चाहे वो मिडिल ईयर हो, चाहे वो इनर ईयर हो, इस पूरे ईयर के पोर्शन में कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से ईयर पेन हो रहा है, उस पोर्शन को या उस प्रॉब्लम को हम प्राइमरी ओटैल्जिया बोलेंगे. प्राइमरी मीन्स पहला रीज़न, प्राइमरी मीन्स बेसिक जो कि आपके मेन एरिया में हो रहा है, ठीक. और दूसरा है आपका सेकेंडरी या रिफर्ड. सेकेंडरी मीन्स सेकेंड, ठीक है. इसका मतलब ये है कि ईयर के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो करके ईयर के आसपास के एरिया में कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से ईयर पेन हो रहा है. मतलब ईयर जो है वो आपका सेकेंडरी पोर्शन है या पार्ट है,
जिसमें पेन हो रहा है, लेकिन आपका जो मेन पार्ट है वो आपका नोज भी हो सकता है, आपका माउथ भी हो सकता है, आपका कह सकते हैं कि टेम्पोरल एरिया भी हो सकता है, आपका थ्रोट भी हो सकता है, जिसके अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से ईयर में पेन हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी दो हमारे होते हैं। प्राइमरी मीन्स होता है ईयर के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ हो या प्रॉब्लम हुई हो जिसकी वजह से ईयर में पेन हो रहा है। सेकेंडरी या रिफर्ड कौन से होते हैं? ईयर के आसपास के एरिया में कोई इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से, जिस इन्फेक्शन की वजह से आपके ईयर के अंदर पेन हो रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। डेफिनेशन हमारी क्या कहती है? सिंपली डेफिनेशन बोलती है कि ये एक तरह का नॉर्मल पेन है, इसे आप ईयर एक् भी बोल सकते हो, दैट्स ऑल। इसके अलावा हमारे पास कोई डेफिनेशन नहीं है, आपको बुक में भी सेम डेफिनेशन मिलेगी। तो मैंने टाइप्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, मैंने आपको सिंप्लीफाई वे में यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, आप देख सकते हो। तो टाइप्स मैंने डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है, एंड ऑल्सो मैंने कॉज भी उसमें इंक्लूड कर रखे हुए। तो यहाँ पे देख लीजिए प्राइमरी और सेकेंडरी, इसको हम प्राइमरी को हम ऑटोजेनिक भी बोलते हैं। ऑटोजेनिक मतलब ऑटो मीन्स ईयर, ठीक है, जेनिक मतलब जनरेशन या ईयर में कोई प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। ठीक, ऑटोजेनिक का मतलब क्या निकल रहा है? ईयर में कोई प्रॉब्लम डायरेक्टली जनरेट हो रही है। रेफर्ड सेकेंडरी, इसको हम रेफर्ड भी बोलते हैं। रेफर्ड का मतलब क्या है कि जो पेन है वो कहीं और से रेफर हुआ है, मतलब स्टार्ट कहीं और से हुआ है और ईयर में भी आकर के रुक गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्राइमरी या ऑटोजेनिक का मतलब यह है कि ईयर के अंदर ही पेन स्टार्ट हुआ। सेकेंडरी या रेफर्ड का मतलब है कि जो पेन था वो डायरेक्ट ईयर में ना होकर के सराउंडिंग एरिया से स्टार्ट हुआ और अब जाकर के वो ईयर में भी हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अकर्स प्राइमरी में इनसाइड द ईयर, सेकेंडरी में आउटसाइड द ईयर। ठीक है, क्योंकि अकरेंस कहाँ से है? प्राइमरी में डायरेक्ट ईयर के अंदर में है और सेकेंडरी में डायरेक्ट ईयर के बाहर है। ठीक, कैसा है पेन या कहाँ पे है पेन? तो प्राइमरी में इंटरनल एरिया में आपको पेन देखने को मिलेगा, सेकेंडरी में आपको पेन डायरेक्ट ईयर में देखने को नहीं मिलेगा, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे देखने को मिलेगा और उसकी जगह, उसकी वजह से ईयर में पेन आ जाएगा। कॉजेज की अगर बात करें तो यहाँ पे जो प्राइमरी कॉजेज हैं, ईयर के अंदर जो भी प्रॉब्लम हो सकती हैं वो सारे आपके प्राइमरी कॉजेज में आएंगे और ईयर के बाहर जितने भी इन्फेक्शन हो सकते हैं वो सारे आपके सेकेंडरी कॉजेज में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ओटाइटिस मीडिया, ये जो वर्ड है ओटाइटिस, इसमें एक चीज आ रही है दैट इज आइटिस। आइटिस मीन्स होता है इन्फेक्शन, ठीक है। मीडिया मीन्स होता है मिडिल, दैट इज इन्फेक्शन इनटू द मिडिल ईयर। इसके अलावा ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस मीन्स इन्फेक्शन, एक्सटर्ना मीन्स एक्सटर्नल ईयर, तो एक्सटर्नल ईयर में इन्फेक्शन। लास्ट है आपका इंटरनल इन्फेक्शन, यानी कि इंटरनल ईयर में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो आपको पेन हो रहा है। इसके अलावा ईयर के अंदर कोई ट्यूमर हो सकता है जिसकी वजह से पेन हो सकता है स्टार्ट। इसके अलावा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में होल हो सकता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है, जो आपकी ये बोन्स हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकता है जिसकी वजह से प्राइमरी ओटैल्जिया स्टार्ट हो गया, ठीक है। सेकेंडरी ओटैल्जिया कैसे स्टार्ट हो सकता है? मे बी आपको नोज में इन्फेक्शन हो, दैट इज योर राइनाइटिस, राइट। राइनाइटिस का मतलब क्या है? नोज के म्यूकोसा में इन्फेक्शन हो गया, ठीक। मे बी आपके साइनसेस में कोई प्रॉब्लम या रेडनेस आ गई हो या इन्फेक्शन हो गया हो। तो साइनसेस आपके क्या हैं? हमारी जो फेस है उनके अंदर, दैट इज योर फेस इज मेड अप ऑफ 14 फ्यूज्ड बोन, ठीक है। तो ये फ्यूज्ड बोन के अंदर थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्पेस होते हैं ताकि इसकी इंटरनल जो एयर है वो आराम से मूव कर सके, ठीक है। तो इन स्पेस में, यहाँ पे आप देख सकते हो, इन स्पेस में अगर रेडनेस आ गई या इन्फेक्शन हो गया, दैट इज नोन एज साइनोसाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैरेंजाइटिस। लैरेंजाइटिस क्या है? आपके वॉइस बॉक्स में अगर इन्फेक्शन हो गया, लैरेंजाइटिस मीन्स आपके लैरिंग्स में, यहाँ पे देख लो, लैरिंग्स में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया वॉइस बॉक्स में, तो यहाँ का पेन आपके ईयर के पास आराम से आ सकता है। टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स में स्वेलिंग आ गई
थ्रोट में स्वेलिंग आ गई या इन्फेक्शन हो गया तो थ्रोट भी आपके ईयर के पास है, तभी भी आपके ईयर में पेन हो सकता है। या तो नेजल पॉलिप हो सकता है। नेजल पॉलिप का मतलब है नाक में छोटे छोटे से लंब आ जाना, ठीक है, उसमें भी पेन होता है, तो वो भी आपके ईयर तक जा सकता है। आई इन्फेक्शन हो सकता है या पॉलिप अराउंड द ईयर, ईयर के पिन्ना के आसपास कोई पॉलिप निकल सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपके सेकेंडरी ओटैल्जिया के अंडर में आती हैं। इसके अलावा रिस्क फैक्टर देख लेते हैं। ये कॉमन रिस्क फैक्टर हैं, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, ये दोनों के लिए कॉमन है। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स आ सकते हैं? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन आ सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, या आप बहुत ज़्यादा स्विमिंग करते हैं, स्विमर हैं आप, और आपने इन्फेक्टेड वाटर में या गंदे पानी में स्विमिंग कर ली, तो आपके ईयर में डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर सकते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे कि आपको कोल्ड कफ हो रहा है, ठीक है, कॉमन कोल्ड हो रहा है, बार बार आपको कोल्ड हो जाता है, तो उसमें भी ईयर में पेन हो सकता है। फॉरेन बॉडी की एंट्री हो सकती है, मान लीजिए कान में कोई इंसेक्ट घुस गया है, कोई कीड़ा घुस गया है, जिसकी वजह से ईयर में पेन हो रहा है। इसके अलावा अनहाइजीनिक प्रैक्टिस, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि कान में मतलब फिंगर डालते रहते हैं, बाहर खेल रहे हैं और उनके हाथ इन्फेक्टेड हैं, उन्होंने ईयर में अपना फिंगर डाल दिया, तो इसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री हो सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी ये कॉमन है, चाहे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी। तो क्या कहती है पैथोफिजियोलॉजी? कि किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी इटियोलॉजी की वजह से, चाहे वो प्राइमरी की हो सेकेंडरी की हो, ठीक है, उसकी वजह से डायरेक्ट आपके ईयर या ईयर के आसपास क्या हो रहा है? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लेमेशन भी होगा, इन्फ्लेमेशन होगा तो ईयर में स्वेलिंग और रेडनेस भी आएगी, स्वेलिंग और रेडनेस आएगी तो आपके ईयर में पेन होगा या ईयर के आसपास पेन होगा, एंड एट लास्ट क्या होगा? आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। अगर साइन एंड सिम्टम्स आएंगे तो किस तरह के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में मेनली जो सबसे मेन साइन एंड सिम्टम है वो है आपका पेन, ठीक है, वो तो हम लोग को पता ही चल रहा है, तो पेन तो होगा ही। फीवर क्यों आएगा? क्योंकि इन्फेक्शन हो रखा हुआ है। ईचिंग क्यों होगी? क्योंकि अंदर रेडनेस, स्वेलिंग और ड्राइनेस हो रखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा हियरिंग डिक्रीज भी हो सकती है, और क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से हियरिंग लॉस भी हो सकती है। ऐसा क्यों हो रहा है? मे बी इन्फेक्शन की वजह से पस बन गया हो, पस आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या आपके कान के पर्दे के आसपास भर गया हो, जिसकी वजह से आपको सुनाई नहीं दे रहा है या कम सुनाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन तो है ही क्योंकि इन्फेक्शन है, रेडनेस है क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग तो आई जाएगी जब टिश्यू आपके इन्फेक्टेड हो जाएंगे या डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जब आपको सुनाई नहीं देगा, कान आपके बंद टाइप के लगेंगे, तो आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा। नेक्स्ट है आपका एनोरेक्सिया। तो हम सभी जानते हैं एनोरेक्सिया मीन्स होता है भूख न लगना। तो हमें जब फीवर होता है या इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है? एनोरेक्सिया, हमें भूख नहीं लगती। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा ब्रेन क्या करता है, जहाँ पर भी इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे फोकस ज़्यादा करने लगता है और वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि ब्लड में हमारे WBCs भी होते हैं, ठीक है, इम्यून पावर भी होती है, तो वो इन्फेक्शन को कम करने के लिए, इन्फेक्शन को किल करने के लिए ब्लड सप्लाई डाइजेस्टिव सिस्टम से डिक्रीज करके इन्फेक्टेड एरिया में भेज देता है, जिसकी वजह से हम लोग को भूख कम लगने लगती है। इसके अलावा जब हम लोग खाएंगे नहीं तो हम लोग डल और वीक हो जाएंगे, ठीक है। ईयर के पास प्रॉब्लम है तो हमें हेडेक भी होगा। इसके अलावा सराउंडिंग एरिया में पेन भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सबसे पहले एज ऑलवेज हमें क्या करना है? हिस्ट्री कलेक्शन करना है। तो पेशेंट आएगा तो आपको हिस्ट्री कलेक्शन क्या क्या करना है? जितने भी कॉजेज होंगे आप वो उनसे पूछ सकते हो। क्या क्या पूछ सकते हो? कि क्या आपको इससे पहले कोई इन्फेक्शन हुआ था, जैसे कि साइनोसाइटिस, जैसे कि राइनाइटिस, जैसे कि लैरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, नेजल पॉलिप, कोई आई इन्फेक्शन या पॉलिप अराउंड द ईयर, कुछ ऐसा हुआ था। या आप कह सकते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ओटाइटिस मीडिया है या ओटाइटिस एक्सटर्ना की आपकी मेडिसिन चल रही हो, या इंटरनल कोई इन्फेक्शन या ईचिंग है, ठीक है, ट्यूमर का कोई वो तो नहीं, हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इन सब की डिजीज की लाइक मेडिसिन तो नहीं चल रही है।
ठीक है, ये सारी चीज़ें आप हिस्ट्री कलेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा आप पूछ लोगे कि क्या वो स्विमर तो नहीं है कि स्विमिंग ज़्यादा करते हो, या बार बार वो बीमार तो नहीं पड़ते, ये सारी चीज़ें, या वो अपने ईयर में कुछ ऐसी वैसी मतलब फिंगर या कोई अननेसेसरी चीज़ें तो नहीं डालते हैं, फॉरेन बॉडी तो नहीं अंदर चला गया, ये सारी चीज़ें आप हिस्ट्री कलेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम एज ऑलवेज हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, तो हेड टू टो एग्जामिनेशन में आपको हेड में हेडेक मिल जाएगा, ईयर में आपको पेन मिल जाएगा, बाकी आईज, नोज, माउथ, थ्रोट वगैरह में आप इन्फेक्शन देख लोगे। ठीक है, बॉडी में आप बॉडी वेट चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप बस इतना ही आप चेक करोगे, टेम्परेचर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है ईयर एग्जाम। तो ईयर एग्जाम मेनली आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको टिम्पैनोमेट्री करना है। टिम्पैनोमेट्री के वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का एग्जामिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है, आपका कान का पर्दा या ईयर ड्रम। इन्होंने क्या किया है, एक इंस्ट्रूमेंट लिया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टिम्पैनोमीटर। टिम्पैनोमीटर पता करता है कि आपके ईयर ड्रम में कितना मूवमेंट है, मतलब आपका जो ईयर ड्रम है वो अच्छे से मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जितनी भी कानों में आवाज़ें जाती हैं वो आवाज़ें हमारे कान के पर्दे को मूव कराने में हेल्प करती हैं। तो जब हमारा कान का पर्दा इस तरह से मूव होता है, ठीक है, तो अंदर की बोन्स भी मूव होती हैं। जब अंदर की ये तीनों बोन्स मूव होती हैं तो इससे एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। वो वाइब्रेशन हमारे इंटरनल ईयर में जाता है, और इंटरनल ईयर में जाने के बाद नर्व में जाता है, देन ब्रेन में जाता है, तब हमें सुनाई देता है। ठीक है, इतना लंबा प्रोसेस चलता है। तो अगर आपका ईयर ड्रम ही मूव ठीक से नहीं कर रहा है तो आपको सुनाई कैसे देगा। ठीक है, इसके अलावा ऑडियोमेट्री आप कर सकते हो। ऑडियोमेट्री एक अलग तरह का एग्जाम है, इसमें हम लोग हर एक चीज़ देखते हैं, ना कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ना कि सिर्फ लाइक मूवमेंट ऑफ दी आपकी बोन्स का, हम हर एक चीज़ देखते हैं कि आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ठीक से काम कर रही है कि नहीं, आपकी जो तीनों बोन्स हैं वो अच्छे से मूव कर रही हैं कि नहीं, आप बैक आंसर कर रहे हो कि नहीं पूछने के बाद। ठीक है, आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, दोनों ईयर का हम इसमें एग्जामिनेशन करते हैं, डेट इज़ योर ऑडियोमेट्री। इसके अलावा सीटी स्कैन और एमआरआई हम करा सकते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ट्यूमर तो नहीं है। पॉलिप का भी हम करा सकते हैं ताकि हमें पता चल सके वो पॉलिप है कि कोई ट्यूमर बन रहा है। ठीक, सीबीसी आप कराओगे ताकि हमें पता चल सके कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से मतलब ईयर में इन्फेक्शन हो गया है। ये सारी चीज़ें आपको करानी पड़ेंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एंटीबायोटिक पे फोकस करना है, जिसमें आप एमॉक्सिसिलिन और एम्पेसिलिन फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जेंटामाइसिन हम लोग क्रोनिक कंडीशन या मतलब सीवियर कंडीशन में फॉलो कर सकते हैं। ठीक, तो क्या काम है एमॉक्सिसिलिन और एम्पेसिलिन का, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को रोकने का काम करती हैं। इसके अलावा पेशेंट को पेन बहुत हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स आप दोगे, दैट इज इब्यूप्रोफेन टैबलेट। ठीक है, ये क्या कर रही है, ये पेन को या पेन के सेंसेशन को कम करने का काम करती है। इसके अलावा आपको ईयर ड्रॉप फॉलो करनी पड़ेगी ताकि अंदर तक इन्फेक्शन को हम डिक्रीज कर सकें। टॉपिकल ईयर ड्रॉप दैट इज मोस्ट कॉमन सिप्रोफ्लॉक्सिन ईयर ड्रॉप आप फॉलो कर सकते हो। तो आप 2 to 3 ड्रॉप डाल सकते हो TDS दैट इज 3 times a day। इसके अलावा एंटीपायरेटिक फॉलो तब कराएंगे जब जब पेशेंट को फीवर होगा। तो कौन सी मेडिसिन आप दे सकते हो, टैबलेट पैरासीटामोल। नेक्स्ट है आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। इसके अलावा कोई और सिम्टम अगर आता है तो उससे रिलेटेड आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। सर्जरी, क्या सर्जरी हम फॉलो कर सकते हैं, मायरेंगो टमी। टमी मीन्स होता है रिमूव कर देना, मायरेंगो मीन्स होता है मिडिल ईयर से किसी चीज़ को रिमूव किया गया। मिडिल ईयर मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपके ईयर ड्रम से स्टार्ट होता है, आपकी बोन्स तक आपका मिडिल ईयर होता है। ठीक है, तो हम क्या चीज़ रिमूव कर रहे हैं, यहाँ पे पस को रिमूव कर रहे हैं। अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के आसपास पस बन गया है तो आप उसको एक ट्यूब के थ्रू, यानी कि एक ट्यूब आता है उसके थ्रू आप क्या करोगे, सबसे पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में एक हल्का सा होल करोगे, ट्यूब को अंदर डालोगे और सारा पस एक्सट्रैक्ट आउट कर दोगे। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो आपको टाइमली वाइटल साइन लेना है, क्योंकि जनरल कंडीशन आपको पता करनी है कि पेशेंट की जनरल कंडीशन क्या चल रही है।
टाइमली मेडिकेशंस प्रोवाइड करने हैं ताकि इन्फेक्शन जल्द से जल्द कम हो जाए। हाइजीन मेंटेन करके रखनी है क्योंकि इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक हो रखा हुआ है। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है ताकि पेशेंट को हम जल्दी डिस्चार्ज कर सकें। एंड इसके अलावा अगर सर्जरी होनी है तो उसके लिए प्रॉपर असेसमेंट करना है और हेल्थ एजुकेशन देना है। सर्जरी के बारे में बताना है कि सर्जरी कितनी बेनिफिशियल है आपके लिए, कितना मनी आपका इन्वेस्ट होगा, क्यों, क्योंकि ये पेशेंट का राइट है। ठीक है। हेल्थ एजुकेशन आपको डिजीज कंडीशन के बारे में देना है, ट्रीटमेंट के बारे में देना है और सर्जरी के बारे में देना है। ठीक। नेक्स्ट आ जाता है आपका नर्सिंग डायग्नोसिस। तो सबसे पहले पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा तो हम पेन पे नर्सिंग डायग्नोसिस बना लेंगे। तो एक्यूट पेन रिलेटेड टू द इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन एज एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन, पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल गया। ठीक। इसके अलावा आप नेक्स्ट आप बनाओगे हाइपरटेंशन नहीं, हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया। ठीक है, यहाँ पे सही कर देना, हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन एज मैनिफेस्टेड बाय एज एविडेंस बाय इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। भाई हाइपरथर्मिया मतलब फीवर हो रखा हुआ है क्योंकि इन्फेक्शन है। कैसे पता चला? बॉडी टेम्परेचर से पता चला। ठीक। इसके अलावा अल्टर्ड ऑडिटरी सेंसेशन, सुनाई नहीं दे रहा है या कम सुनाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है। कैसे पता चला? एज मैनिफेस्टेड बाय डिफिकल्टी इन हियरिंग, पेशेंट खुद बताएगा कि भाई मुझे कम सुनाई दे रहा है। ठीक। या उसको कम सुनाई दे रहा है। नेक्स्ट है आपका इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इम्बैलेंस क्यों है? क्योंकि आप खा नहीं पा रहे हो, आपको भूख नहीं लग रही है, रिलेटेड टू एनोरेक्सिया एज एविडेंस बाय डिक्रीज डाइटरी पैटर्न। नेक्स्ट है आपका जब आप खाओगे नहीं तो आपकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, आपका चलना फिरना भी डिक्रीज हो जाएगा। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू वीकनेस एज एविडेंस बाय डिक्रीज इन डेली एक्टिविटी। सो नहीं पाओगे क्योंकि ईयर में पेन हो रहा है। ठीक। डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू ईयर पेन एज एविडेंस बाय पेशेंट फेशियल एक्सप्रेशन। इसके अलावा क्रोनिक इन्फेक्शन के रिस्क बढ़े रहेंगे अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं कराया तो। रिस्क फॉर क्रोनिक इन्फेक्शन रिलेटेड टू डिक्रीज इम्यूनिटी एज एविडेंस बाय इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। लास्ट है आपका नॉलेज डेफिसिट, मोस्ट कॉमन है नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन एज एविडेंस बाय क्वेश्चनिंग ऑफ द पेशेंट. So this is all about the autalgia. If you're having any doubt, please ask me in the comment box. Till then, bye bye. Take care and have a nice day.